मेरा नाम राहुल आर, मैनेजर सहकारिता प्रशिक्षण विभाग एनडीडीबी आनंद। आप सभी का एनडीडीबी संवाद के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। एनडीडीबी संवाद श्रृंखला के माध्यम से एनडीडीबी सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग से जुड़े हितधारकों के लिए नवीनतम जानकारी, टेक्नोलॉजीज, सक्सेस स्टोरीज इत्यादि प्रस्तुत करती है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बनास डेयरी पालनपुर से श्री अशोक चौधरी एवं श्री अश्विन जुदाल जी उपस्थित हैं, जो आज हमें 7S टूल टू इम्प्रूव वर्कप्लेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इस विषय पर जानकारी देंगे। श्री अशोक चौधरी एमटेक इन डायरी इंजीनियरिंग एवं इरमा से एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट करने के बाद बनास डेयरी में 12 साल से कार्यरत हैं। श्री अश्विन जुदाल जी एमटेक इन डायरी इंजीनियरिंग के बाद 8 साल से बनास डेयरी में कार्यरत है। आप दोनों का इस एनडीडीबी संवाद के इस एपिसोड में स्वागत है सर। थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बनास डेयरी पालनपुर एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है और इनकी सफलता के पीछे कई कारण है, जिनमें दुग्ध उत्पादकों के नियमित योगदान के साथ साथ डेयरी में वर्कप्लेस एफिशिएंसी एवं उत्पादकता में निरंतर सुधार इत्यादि मुख्य कारक है। बनास डेयरी के परिचालन को विश्व स्तरीय बनाए रखने में 7S टूल एवं इसके व्यावहारिक प्रयोग एवं उदाहरणों से हम परिचित होंगे आज। तो अब मैं आग्रह करूंगा अशोक चौधरी सर एवं अश्विन जुदाल सर को कि वे इस सत्र को आगे बढ़ाएं और अपने विचारों को सभी के साथ साझा करें। सर प्लीज। Okay, thank you for NDDB arranging such a great संवाद. Now we will present our presentation, please. तो मैं अशोक चौधरी अभी ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। तो जस्ट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आई शो द व्हाट इज द कंटेंट फॉर टुडे। तो पहले हम जस्ट स्मॉल हमारा बनास डेयरी का इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे 7S एंड व्हाई 7S रिक्वायर्ड, and हमारा 7S, how we update our 7S into can do new version, and then we show the pictorial view of the 7S, how implemented in Banas, and what is the impact of the 7S, and what is the award and participation of this. Okay, so this is our small overview of the Banas Dairy. Banas Dairy is Asia's largest Banas Dairy. Its turnover is 18,000 more than crore. एंड अवर मिल्क प्रोक्योरमेंट है 91 लाख लीटर पर डे जो पीक है, और 72 लाख लीटर पर डे वो एवरेज है। और मिल्क प्रोड्यूसर की बात करें, मोर देन 4.2 लाख जो इसमें है, और उसमें वुमेन का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और हमारा प्रेजेंस की बात करें तो हमने 8 गांव से स्टार्ट किया हुआ था, अभी 8 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, और साथ साथ में मिल्क प्रोडक्ट में भी है, और उसके साथ हम सर्विसेज में भी है। हमारा उमंग मॉल भी है, बनास मेडिकल कॉलेज जो फार्मरों से चलती हुई है, और बनास बायो सीएनजी प्लांट जो कमर्शियल प्लांट है, और साथ में हम ट्री प्लांटेशन करते हैं और सीड बॉल प्लांटेशन भी एक्टिविटी होती है, जो साल में 1 करोड़ से ज्यादा हम सीड बॉल प्लांटेशन भी करते हैं, जो हमारे चेयरमैन सर का एक बड़ा विजन है। तो बात करें तो बनास डेयरी 1969 से स्टार्ट हुआ था, जो बनास वन जो कैपेसिटी नीचे लिखी हुई है 7 लाख लीटर से शुरुआत किया था, और अभी जो बोलते 2023 में हम अभी बनारस में लास्ट प्लांट हमारा चल रहा है, मीन्स टोटल प्लांट है। और नीचे लिखा हुआ है कि टोटल थर्ड पार्टी हमारा पैकिंग स्टेशन 11 है, थर्ड पार्टी मिल्क चेलिंग सेंटर हमारे 25 है ऑल ओवर द इंडिया। और हम साथ साथ में मिल्क प्रोडक्ट के अलावा हम केटल फीड बनाते हैं, टेक होम राशन में है, फूडलैंड भी है, एडिबल ऑयल में भी है, पोटैटोज की प्रोडक्ट भी बनाते हैं अलग अलग, और साथ में हम हनी भी बनाते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा आटा का प्लांट भी स्टार्ट किया है, और हम फ्यूचर में हम पोटैटोज और प्रोमोग्रेनेट जूस भी बनाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन। नाउ वी स्टार्ट द अवर 7S। तो इस 7S, हाउ इट्स ओरिजिन, हाउ इट्स कॉन्सेप्ट कमिंग, जस्ट इट इज स्मॉल क्वेश्चन। So we know that before 1760 no any industrialization, after 1760 in 1910 small concept scientific management already spread। तो उसमें फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट था जिसमें लेबर मैनेजमेंट का ज्यादा था। उसके बाद 1920 में एक हेनरी फोर्ड जो अमेरिकन कंपनी का है, तो उसने कैन-डू कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। कैन-डू मींस क्लीनिंग, अरेंजिंग, नीटनेस, डिसिप्लिन, ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट का स्टार्ट किया था। उसके बाद
जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जापान का हमें पता है कि उसका इकोनॉमी बैठ गई थी, दोनों जो उसके शहर थे उसमें बहुत नुकसान हुआ था। उसी टाइम जापान ने सोचा कि हमें टिकियम फिलोसॉफी एडॉप्ट करना है, तो उसी टाइम टोयोटा कंपनी ने फोर्ड कंपनी से विजिट किया कि उसमें क्या काम चल रहा है, अच्छा तो वो सीख के आओ और फिर इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 1950 में ये लोगों ने कॉन्सेप्ट को जाना, समझा और स्टार्ट किया। और 1990 में 5S जो मेथोडोलॉजी है, जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो हम अभी उसको 7S करते हैं, बनास डेयरी बोलती है। और वो कैसे हुआ, तो जो हिरायुकी हिरानो था उसने ये पॉपुलर किया था। और बनास डेयरी 1998 से काइजन, ये 7S जो हम पहले उसको हाउसकीपिंग बोलते हैं, अभी हम उसको 7S बोलते हैं, तो उसका डिटेलिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बनास डेयरी क्यों हम 7S करते हैं। तो पहला है कि एंगेज एंड एम्पावर ऑफ आवर पीपल, जो जगह पे काम कर रहे हैं तो उसको हम एम्पावर कैसे करें, और दूसरा हम उसको प्राउड फील कैसे फील कराएं, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि हमारा सेफ्टी और क्वालिटी पे फोकस कैसे कंटिन्यूस रहे, वो है। और तीसरा हमारा है, जो आज का हमारा टॉपिक है, कि हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाए, उसके बारे में है। तो उसको हमारा मेन ये 3 ऑब्जेक्टिव है, तो डिटेल में हम बताएंगे। तो 7S क्या है, तो उसका हम थियोरिटिकली बात ज्यादा हम नहीं करेंगे, जस्ट 7S का उसका हम पता करेंगे, उसमें क्या होता है वो बताएंगे। और बनास डेयरी ने 7S में क्या किया है और क्या अभी उसका बेनिफिट हुआ है, वो हम डिटेल में पीछे स्लाइड में मेरे कलीग अश्विन भाई दिखाएंगे। तो 7S क्या है, तो जो जापानीज वर्ड है, पहले 5S बोलते थे, जो सीरी, सीटोन, सीसो, सुकेसु, सुकेसु, सेफ्टी एंड स्पिरिट। तो सीरी का मतलब होता है सेग्रीगेट करना या सॉर्टिंग या सिंप्लीफाइंग, जो अलग अलग वर्ड है। दूसरा है सीटोन, जो उसको सेट इन ऑर्डर में करना है, सिस्टमेटिक करना है, रीअरेंजमेंट करना है। तीसरा है सीसो, जो साइन और नीटनेस कैसे दिखाना है। चौथा है स्टैंडर्डाइज। पांचवा है सस्टेन। और जो हमने बनास डेयरी ने 2 डेवलप किए हैं लास्ट, सेफ्टी और स्पिरिट है। तो हम एक एक करके देखेंगे, बाद में उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि हमने कैसे बनास डेयरी में इंप्लीमेंट किया है। तो पहला है सीरी, जो उसको शॉर्टनिंग बोलते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी ऑफिस है या कोई भी आपका प्लांट है, तो कोई भी पहला चीज है कि शॉर्टनिंग करना पड़ता है, उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है। इधर एक अलमारी दिखाई हुई है, तो उसमें से हमें कपड़े लेने हैं तो दिक्कत आती है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें शॉर्टनिंग करें, भाई अलग करो कौन कौन सा अलग करना है। तो वो पहला स्टेप है, पहला स्टेप करोगे तभी आप दूसरे स्टेप पे जा सकोगे। तो पहला है शॉर्टनिंग। तो शॉर्टनिंग में क्या मेथोडोलॉजी होता है, कैसे करना होता है, तो उसमें ये होता है कि हमें पहले एग्जामाइन करना है कि कितने आर्टिकल हमारे पास है डिपार्टमेंट में, उसमें कितने जरूरियात है, कितने नीड है और कितने नहीं है। अगर जो अनलेस आर्टिकल है, यूजलेस आर्टिकल है, उसको हमें पहले सेपरेट करना है, और जो यूजलेस है उनको दोनों को सेपरेट करना है टाइम टाइम पे। दूसरा हमें क्या करना होता है, जनरली उसको कैटेगराइज करना होता है कि इसमें से वांटेड कितने हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, मींस कि रेगुलर यूज कितने होते हैं और रेयरली यूज कितने होते हैं। जो रेगुलर यूज होते हैं उसको हमें हैंडी प्लेस पे रखना है, कैसे नजदीक से ले सके, कैसे इजी। और जो रेगुलरली नहीं है, रेयरली है, उसको हमें डिस्टेंट प्लेस पे रखना है। और दूसरा लास्ट चीज ये है कि कुछ चीज ऐसी एक सालों से यूज नहीं होती है, अगर यूज करने में अभी टाइम लगने वाला है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं तो उसको रेड टेक करके उसको रखना है और राइट ऑफ करना पड़ता है, तो फ्यूचर में उसको राइट ऑफ करके उसको अलग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है सेकंड एस है सेट इन ऑर्डर, मीन्स रीअरेंजमेंट करना होता है। ये सबसे बड़ा एस है, उसमें ज्यादा काम करना होता है, तो उसमें उसको सीटोन भी बोलते हैं, जापानीज वर्ड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहला हमने देखा था सिस्टमेटिक। तो उसमें ये होता है कि हम निर्णय लेना होता है कि हमें कौन सी चीज वस्तु हमें चाहिए। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग ये न हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से चाहिए, किस ढंग में चाहिए, तो वो होता है। तो उसके अंदर एक पिप वर्ड होता है, उसको सिंपल में बोलते हैं अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लेस। मीन्स कि हमें हर एक चीज का एक जगह डिफाइन होना चाहिए, और जो जगह में वो होनी चाहिए चीज, वो बोलता है पिप। तो वो पिप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे करना है वो हम पीछे दिखाएंगे। जैसे कि इधर एक आपको दिख रहा है अलमराई, तो इसमें कैसे रखा है, तो पिप किया हुआ है कि भारी चीजें है उसको नीचे रखा है, उसके थोड़ा हल्की है ऊपर रखा है, फिर उससे ऐसा लगता है कि हम ले सकते हैं सही से तरीके से, तो उसको एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो मीन्स उसका पहले आपको इक्विपमेंट डिसाइड करना है कि आइडेंटिफाई करना है, फिर लोकेशन डिसाइड करना होता है,
आउटसाइड आउटलाइन लोकेशन जोन भी देखना पड़ता है। उसके लिए आपको शेडो बोर्ड लेवल जो भी करना पड़ता है वो डिसाइड करना है कि कहाँ लगाना है। डॉक्यूमेंट लेआउट है, इक्विपमेंट है, सप्लाई, सब में आप ये कर सकते हो। तो इससे इजीली आप सेफ्टी और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो। जैसे इधर दिखाया है एक पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जैसे ट्रॉली है तो उसका जगह फिक्स होनी चाहिए, उसका वो नेम प्लेट होना चाहिए, उसका साइनेज होना चाहिए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे इधर भी अगर आप कोई भी उसका इमरजेंसी कुछ बोर्ड लगाते, डिस्प्ले लगाते, तो वो भी सही ढंग से होना चाहिए, सामने वाले को दिखना चाहिए, अरेंजमेंट सही होना है, तभी जाके वो आगे बढ़ सकता है। तो इसमें एक मैंने जस्ट एक पिक्चर आपको दिखाया है कि मैं आपको जस्ट बोलूं कि आप ये ऑब्जर्व कीजिए, ये टूल्स कितने आपको दिख रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे बहुत सारे टूल्स इसमें दिख रहे हैं। अभी फिर से नेक्स्ट पिक्चर आया, ये पिक्चर, इसमें मैं आपको पूछूं कि इसमें से कितने मिसिंग है, जो अगले स्लाइड में हमने कितने मिसिंग है। तो अगर ये मैं आंसर पूछूंगा तो आपको जल्दी आंसर नहीं होगा, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, फिर से देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, पहले शॉर्टनिंग करना होता है, दूसरा स्टेप जो हमने अरेंजिंग की भी बात कर रहे हैं तो उसको अरेंजिंग होना है। तो अभी देखा है कि सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उसको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्लांट में कैसे किया वो डिटेल में बाद में एक पीपीटी में हम पीछे आएगा। तो उसका मेथोडोलॉजी क्या होता है कि पहले आपको स्टडी करना पड़ता है एरिया में, भाई हमारा ये एरिया कौन सा क्रिटिकल है, किसमें करना है। फिर उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है कि हमारा एग्जिस्ट कौन सा है, एंट्री कहाँ से, वो सब डिसाइड करना पड़ता है। उसके लिए स्टोरेज एरिया डिसाइड करना पड़ता है। फिर पीप की जो बात की, वो पीप होना चाहिए सही से कि भाई लेने में या देने में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। फिर उसके टैग साइन ये सब होने चाहिए। मीन्स ये सारी डिटेल जो आगे बताया, कलर कोडिंग साइनिंग, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तीसरा हमारा है कि साइन। साइन मीन्स क्या होता है, साइन जो उसको जापानी में सीसो बोलते हैं। साइन मीन्स चमकना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, चमकना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमारा इक्विपमेंट या हमारी एसेट ही चमके, हमारे आजू बाजू के एरिया के सारे एरिया जो प्लांट के या ऑफिस के साइड है वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो चमकना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड एसओपी होनी चाहिए, उसके लिए कैसे क्लीनिंग करना है वो होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो वो होना चाहिए। तो मीन सारी चीजें ये होना चाहिए, तभी वो साइन रहेगा। साइन रहेगा तो क्या होगा, आपका क्लीन एनवायरनमेंट है जो बाकी को इंस्पायर करेगा और काम करने का जो आपकी एफिशिएंसी है इसमें बढ़ोतरी होगी। तो उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी है, तो पहले आपको ये करना पड़ता है कि एरिया है, डिवाइड एरिया करना पड़ता है, जोन बनाना पड़ता है, इसमें लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ता है, आपको इसमें इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी फिक्स करना पड़ता है। फिर आपको एवरीवन स्टडी टू करंट क्लीनिंग सिचुएशन क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हो, चेंजेस क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना पड़ता है। ये ओनली वर्क प्लेस के लिए नहीं, पर ये सारी आजू बाजू आपका सराउंडिंग एरिया है उसके लिए भी आपको ये सब करना पड़ता है। मीन्स ऐसे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी आपका जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ऑफिस एरिया है, आपका जो साइड का एरिया है वो एकदम साइन लगेगा। और चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये सारी चीजें करते करते मेन चीज है कि उसको स्टैंडर्डाइज वे में होना चाहिए। अगर स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तो ये सारी चीजें आपकी चलेगी नहीं। तो ये सारी चीज हो जाने के बाद स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, तो स्टैंडर्डाइज में जैसे हर एक का एसओपी होता है, हर एक का स्टैंडर्ड होता है, हर एक मीन्स के बोलते हैं कि उसका रेंज होता है, तो सारी सब डिसाइड होनी चाहिए। जैसे मैंने एक इधर फोटो में दिखाया है, लैब का है, ठीक है। तो लैब में कोई भी आदमी काम करता है तो इधर हमने एक स्टैंडर्डाइज किया है कि उसका एसओपी कंटिन्यूअस वीडियो में डिस्प्ले होती है, तो पता चलता है। पहले आपने देखा उसको समझाना पड़ता था, अब स्टैंडर्डाइज करता है, जो भी नया हेल्पर वर्कर या ऑफिसर जो भी आएगा तो वो एसओपी पर देखकर भी सही ढंग से सही सिस्टम से वो काम कर सकेगा। तो ऐसा स्टैंडर्डाइज ये भी है कि आपका जाने का आने का जो फ्लो है, आपका जो एरिया है, वो सब स्टैंडर्डाइज डिफाइंड वे में होना चाहिए। अभी मेरे साथ मीन्स अभी जो उसका मेथोडोलॉजी जैसे आगे बोला, पहले आपको सॉर्ट करना है, फिर आपको सेट करना है, फिर साइन करना है, ये सारी चीज होगा तभी आप स्टैंडर्डाइज करोगे। स्टैंडर्डाइज होने के बाद आपको ग्रुप में से डिस्कशन करना पड़ेगा कि भाई इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो वो फाइनलाइज करके बाद आपको उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा कि यही प्रोसेस सब जगह चलेगी। उसके बाद उसका ओनरशिप भी होना चाहिए, उसका आर्टिकल को कैटेगराइज भी किया होना चाहिए, उसके टाइप और रेंज में। ये सारी चीज करोगे तभी आपका स्टैंडर्डाइज
होगा। अभी मैं नेक्स्ट एस के लिए मेरे साथ अश्विन भाई है, तो उनको बोलूंगा वो कंटिन्यूस करें, बाद में हम करते रहेंगे। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट हु हैव जॉइन टुडे। अभी मेरे कलीग ने आपको 4th एस तक बताया, तो जो भी शॉर्ट से लेके हमारा स्टैंडर्डाइजेशन तक का फेज था, ये चीजें करनी और 7S इम्प्लीमेंट करना ये बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे हम जो 5th एस की बात कर रहे हैं, सस्टेन, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और सस्टेन, कोई भी चीज को सस्टेन में रखना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे भी हम खुद की बात करें तो हम ध्यान लेते हैं कि हमें हर रोज सुबह 5 बजे उठना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। ये हम हर रोज बोलते तो कि ये करना है, लेकिन हम जब स्टार्ट करते हैं और उसको सस्टेन करना है कि हर रोज ये चीज करना है, रूटीन में करना है, उसको वे ऑफ लाइफ बनाना है, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो 7S बोलने में हमको लगता है कि 7S करेंगे 7S हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब ये चीज को हमें सस्टेन रखना है हर दिन के लिए, तो ये मुश्किल होता है। तो यही बात है कि ये 7S सस्टेन कब होगा, जब कोई भी चीज हमारी डिसिप्लिन में आएगी। तो सस्टेन का मीनिंग ही वही है कि हमारे डिसिप्लिन में वो चीज आए, वो एक स्टैंडर्ड जो हमारे 4th एस में मैंने देखा था कि स्टैंडर्डाइज हो जाए। जब चीज स्टैंडर्डाइज हो जाती है तो वो एक डिसिप्लिन की तरह, एसओपी की तरह सस्टेन होती है। तो ये 5th एस हमारा है सस्टेन। सस्टेन करने के लिए हमने बहुत सारे चेकलिस्ट बनाए हैं। वो चेकलिस्ट को हम मंथली फिल करते हैं। उसके लिए बहुत सारे एक्शन प्लान होते हैं। ये चीज है सस्टेन रखना है, उसमें कोई भी एबनॉर्मल चीज दिखती है तो उसको एक्शन प्लान की तरह हम आउट करते हैं और उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग प्लान भी बनाते हैं। फिर ये 5th एस हो गया। तो बनास ने जो 2 और एस ऐड किए, उसमें 6th है हमारा सेफ्टी। सेफ्टी के लिए बनास में सेफ्टी कमेटी के मेंबर बने। हमारे जितने भी मेंबर है, मान लीजिए कि पालनपुर है हमारा मेन एचओ कैंपस, हमारे दूसरे जो भी 4 प्लांट है, तो सारे प्लांट में एक सेफ्टी कमेटी के मेंबर है। और जो भी अनसेफ कंडीशन होती है वो हर रोज के हर रोज हमारे देश की तरह डीएमटी में मॉनिटर होते हैं। जो भी नियर में निकलता है या एक्सीडेंट होता है, वो केपीआई की तरह वहां पे हम चेक करते हैं। जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो सारे वहां पे होने चाहिए। और सेफ्टी एक क्रुशियल चीज है। कोई भी जैसे एसेट या इक्विपमेंट है, उनका सेफ्टी तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय के लिए उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी ऐसे भी हम मॉनिटरिंग करते हैं और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। साथ में है स्पिरिट। ये 6 चीज करने के लिए हमें सबसे ज्यादा चीज चाहिए कि स्पिरिट। जैसे मैंने बताया था, इसको वे ऑफ लाइफ बनाना है। ये स्पिरिट जब होगा तब जाके कोई चीज होगी। जैसे क्रिकेट की टीम में विराट कोहली खेलेगा तो हम टीम जीत नहीं पाएगी। इसके लिए हम टीम वर्क में काम करेंगे तब जाके हमारी टीम जीत पाएगी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिपार्टमेंट काम करेगा तो हमारा 7S इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में 7S इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे गेट से लेके गार्बेज तक सारे एम्प्लॉय में उसका स्पिरिट होना चाहिए। इसके लिए हर एक सेक्शन में उसका टीम फॉर्म होना चाहिए, लीडर फिक्स होना चाहिए, उसके बेंचमार्क सेट होने चाहिए, तब जाके हम ये अचीव कर पाएंगे। और जो भी लीडर हमारा तय होता है उसमें नॉलेज होना चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी में स्किल होनी चाहिए। तो ये तो हमने बताए 7S जो हमने इम्प्लीमेंट किए ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैं बताने वाला हूँ जो हमें बनास में एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है 7S का, उसको हम बोलते हैं कैन डू। जो मेरे कलीग ने बताया था, कैन डू है कि क्लीनिंग, अरेंजिंग, नीटनेस, डिसिप्लिन एंड ऑनगोइंग एक्टिविटी। तो इसके लिए हमारा बनास का ये कोई जगह इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। पहले ही कोऑपरेटिव में बनास ने पहले ही बनास का कैन डू मॉडल लॉन्च किया है। जो हमारे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के पिलर होते हैं उसमें कैन डू का पिलर रहता है। तो चीफ मेंटर यहाँ पे सबसे टॉप पे रहते हैं। उसके बाद एक पिलर जो एचओडी लेवल आदमी होता है वो पिलर चैंपियन रहता है। साथ ही मैं और अशोक उसमें फैसिलिटेशन का ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। हर जो डिपार्टमेंट है, हर जो फंक्शन है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, यूटिलिटी हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, सर्विस डिपार्टमेंट हो, उसमें हर एक डिपार्टमेंट में कैन डू कोऑर्डिनेटर रहता है जो पूरे सेक्शन का हर जोन का ख्याल रखता है। और उसके अंडर में जो डिपार्टमेंट उसमें 5 या 10 ऑर्गेनाइजेशन के जियोग्राफी के हिसाब से जोन में उसको बांटते हैं और उसकी एक टीम रहती है। और वो टीम में एक टीम का लीडर रहता है और साथ में उसमें 5 से 10 मेंबर की एक टीम रहती है। अब ये जो कैन डू का मॉडल हमने इंप्लीमेंट किया उसका क्या मेथोडोलॉजी है,
जो 7S करते थे उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है कि पहले हम ओवरऑल डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे थे, अब उसको जोन में बांटा है। तो जो भी हमारा जोन होगा उसमें हम वो एरिया का पर्टिकुलर का प्लॉट लेआउट करेंगे, उसमें उसकी एंटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे और लिस्ट आउट करेंगे। जो भी एंटिटी होगी, जो भी डिस्प्ले होगा, मशीन होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, उसका हमें आइडल कंडीशन डिफाइन करना है कि जो भी मेरे पास संस्था में एसेट या कोई भी चीज आती है तो उसका आइडल कंडीशन, एज इज कंडीशन क्या होना चाहिए। और उसके बाद उसका हर एक मंथली इंस्पेक्शन करते हैं चेकलिस्ट की तरफ, और इंस्पेक्शन करने के बाद हमें जो भी गैप मिलती है कि ये चेकलिस्ट में जो भी गैप आइडेंटिफाई होती है वो लिस्ट आउट करते हैं ऑब्जर्वेशन के तहत। फिर वो गैप को फुलफिल करने के लिए सारी चीज को हम फुलफिल करते हैं, फिर वो स्टैंडर्डाइज मोड में चली जाती है और ये मंथली हमारा ऑटोनोमस मेंटेनेंस में पूरा मॉडल चलता रहता है। तो ये जो मैंने बताया कि हम कैसे जोन बांटते हैं, यहाँ पे एक एलएमपी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें 15 कैंडू टीम है, वो एरिया के हिसाब से टीम बनाई है और 15 कैंडू जोन के जो मेंबर है, जो एरिया में जोन बनाए, उसका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। अब ये उसका वर्किंग स्टाइल कैसे है, तो कैंडू का वर्किंग स्टाइल है, हम 3 चीज में कैंडू को करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा एंटिटी। एंटिटी यानी कि कोई भी आइटम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आइटम है जो फिक्स हो, जो मूवेबल ना हो, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। सेकंड वन है हमारा डिस्प्ले, मीन्स कि हमारे पास जो भी साइनेजेस है, जो भी पोस्टर है, सारी चीज को हम पोस्टर में इंक्लूड करते हैं। थर्ड वन है हमारे पास जितने भी मशीन है, मशीन मीन्स कि ऐसा नहीं, ऑफिस है तो ऑफिस में जितने भी हमारे पास प्रिंटर है, लैब है तो लैब के पास जितने भी एफटी मशीन है, जीसी मशीन है, जो भी मशीन है, वो सारी चीज हम मशीन में कंसिडर करते हैं। ऐसे हमारा कैंडू बनास में चल रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट वन पे जाता है कि एंटिटी, तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि एंटिटी, ऑफिस, प्रोसेसर और पैकिंग एरिया में क्या क्या एंटिटी हो सकती है। कुछ एग्जांपल दिए जैसे फ्लोर है, नोटिस बोर्ड है, ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, तो उसको हम एंटिटी बोलते हैं। अब वो एंटिटी है, ये बहुत क्रिटिकल है। बनास ने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है जो आज तक कहीं पे नहीं है। कोई भी चीज है उसको हम 17 पैरामीटर के साथ चेक करते हैं हर एक एंटिटी को, और वो 17 जो पैरामीटर है वेरी क्रूशियल है, एकदम डीप है। जो भी एंटिटी है उसको मंथ में एक बार सेल्फ इवोल्यूशन करना है। एंटिटी का जो ओनर रहता है, जो जोन में जो बंदा है, उसको चेक करता है और उसका स्कोरिंग हम 0 और 1 दो ही से करते हैं। अगर वो एंटिटी ओके है तो उसको 1 मार्क देना है, अगर वो हमको ओके नहीं दिखती है उसको 0 देना है। ऐसे करके जितने भी जोन है, जितने भी आइडेंटिफाई एरिया है, सबका ये पैरामीटर के साथ हमें चेक करना है और उसके बाद में हमें स्कोर मिलता है। तो सबसे पहले क्लीनिंग है, नेक्स्ट पेज में आएगा क्लीनिंग में कौन कौन से पार्ट है, तो उसका भी एक स्कोर बनता है, अरेंजमेंट का स्कोर बनता है, नीटनेस का एक स्कोर बनता है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। ऐसे करके हमारा कैंडू मीटर का एक टोटल स्कोर बनता है। उसके जो जोन है उसकी आइडेंटिटी होती है कि ये जोन में उसका स्कोरिंग कितना है। अभी जो 17 पैरामीटर है, कोई भी एंटिटी आप ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, यहाँ पे एक एंटिटी दिखाई हुई है, उसको हमें चेक करना है कि वो सही है नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्लीनिंग कंडीशन के हमारे 4 पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर है वो एंटिटी डस्ट या डर्ट फ्री है या नहीं है। तो हमें विजुअल इंस्पेक्शन से या टिश्यू से हमें चेक करना है, हाथ लगा के उसको चेक करना है कि वो डस्ट या डर्ट फ्री है या नहीं है। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि डस्ट या दिख रहा है, तो उसको 0 स्कोर देना है। फिर सेकंड पैरामीटर है कि वो स्टेन एंड स्पॉट फ्री है या नहीं है। अगर उसमें स्पॉट या धब्बे दिखते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उसको मार्क देना है 0। थर्ड वन है उसके कॉबवेब, मतलब कि करोड़िया के जो जाए होते हैं, वो वहां पे है या नहीं, अगर है तो उसको मार्क देना है 0। फिर वो एंटिटी है क्लीन फ्रॉम इनसाइड, जो इनसाइड एरिया है वहां से भी क्लीन होना चाहिए। तो हमारा जो नजरिया है वो हमें चेक करना है कि ये क्लीनिंग कंडीशन के जो पैरामीटर है वो ये पैरामीटर से फुलफिल हो रहे हैं। अगर फुलफिल हो रहे हैं तो उसको स्कोर देना है। सेकंड हमारा जो पैरामीटर था अरेंज कंडीशन का, तो उसको भी हमने 5 चीजों में बांटा है। सबसे पहले कि उसके जो पार्ट्स है वो ब्रोकन है या नहीं, अगर है तो उसको 0 देना है। वो एंटिटी, एक ही एंटिटी की यहाँ पे बात हो रही, वो डेंट एंड ब्रेंट फ्री है या नहीं है। उसके बाद वो एंटिटी स्क्रैच एंड क्रैक फ्री है या नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट चीज हमने अरेंजमेंट में जो सेकंड सेटिंग ऑर्डर में देखा था कि वो उसकी प्लेस फिक्स की हुई है, उसका पोजीशन हमने मार्क किया हुआ है, उसको लेबल किया हुआ है और उसका नंबरिंग दिया हुआ है। अगर ये सारे पैरामीटर फुलफिल होते हैं तब जाके हमें उसको स्कोर
एक देना है, नहीं तो उसका स्कोर रहेगा 0। और लास्ट में उसका अरेंज इनसाइड, मतलब एंटिटी को सही से अरेंज किया है या नहीं किया, तो एक सेकंड पैरामीटर हुआ। उसके बाद नीटनेस की जो बात थी, तो नीटनेस में जो भी फ्री ऑफ कलर पील ऑफ है या नो कलर फेडिंग ये है तो उसको 0 देना है, अगर नहीं है तो 1 देना है। वो साइन कर रहा है या नहीं कर रहा है और वो जो एंटिटी है उसकी जगह पे है या नहीं है, तब जाके उसका 1 मार्क देना है। तो ये हमारा नीटनेस के पैरामीटर हो गए। अब लास्ट है कि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एंटिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले कि वर्किंग कंडीशन, एंटिटी हमारे पास है लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में कार्यरत है या नहीं है, अगर है तो उसको 1 स्कोर देना है। फिर एंटिटी तो है लेकिन बहुत साल से हमारे पास है, फिर उसके ऊपर कुछ टेम्पररी सॉल्यूशन लगा के उसको चला तो नहीं रहे, तो ऐसा है तो फिर उसको 0 देना है। हार्ड टू एसेस एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, वो एरिया हमारे क्लीन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और लास्ट है कि एंटिटी हमारे पास 1-2 साल से आई हुई है लेकिन हमने उसको बाय तो कर लिया है, फिर उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इन यूज में है और नॉट इन यूज में, 1 महीने से 2 महीने से 5 या 6 कब से नहीं कर रहे, उसके हिसाब से उसको स्कोर देना है। अब ये कैन डू मॉडल इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटिटी को 17 पैरामीटर से हमें चेक करना है और ये सारा मॉडल हम लास्ट 2 साल से यहाँ पे चला रहे हैं और हर जगह पे ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 65 ऐसे जोन है जो जोन में पालनपुर, कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद सब जगह ये जोन चल रहे हैं। सारे एंटिटी को इसमें लिस्ट आउट किया हुआ है, मंथली उसको चेक करते हैं और उसकी आइडियल कंडीशन भी हमें डिफाइन की है। पायलट की तरह हमें अभी आगे बढ़ रहे हैं, आगे के सालों में उसको और आगे ले जाएंगे। अब जो एंटिटी है उसका भी एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, इंडिविजुअल एंटिटी का ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड रहता है, उसका ओनरशिप भी एंटिटी का रहता है। मतलब इसके साथ हम ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय है वो सबको हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके साथ हम लिंक कर रहे हैं, तो उनको एंगेज कर रहे हैं। तो हर एक बंदे को यहाँ पे 20, 25, 50 ऐसी एंटिटी मिलेगी, उसको मंथ में उसके साथ उसको चेक करना है, उसका रिकॉर्ड फिल करना। तो एक क्राइटेरिया है उसका ऑब्जर्वेशन में, उसका क्या कंडीशन में लो है, मीडियम है, हाई है, उसके हिसाब से उसको लिखना है और उसमें से जो भी हमें पॉसिबल कॉज मिलते हैं, ऑब्जर्वेशन मिलना है, यहाँ पे उसको लिखना है। यहाँ से हमारा फर्स्ट वन एंटिटी का समाप्त होता है। सेकंड वन है कि डिस्प्ले आइटम। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडोर आउटसाइड डिस्प्ले विजुअल या साइनेजेस है उसको हम स्टैंडर्डाइज किया है कि हर एक चीज हमारी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। तो आउटडोर पे अभी मैंने काम स्टार्ट किया है, इंडोर पे हमें आगे बढ़ के हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन में ऐसे हम स्टैंडर्डाइज वे में जा रहे हैं। और थर्ड वन है हमारी की मशीन। तो जितने भी हमारे मशीन है उसकी हम इंडिविजुअल एसओपी डिफाइन कर रहे हैं और एसओपी की तरह उसका सीएलटीआई करते हैं और सीएलटीआई का भी स्कोर बनता है और साथ ही साथ जितने भी मशीन है उसको भी हम 17 पैरामीटर के साथ चेक कर रहे हैं। अब थोड़े बहुत यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय उसको जो मशीन दिया उसका वो क्लीनिंग कैसे करता है, तो वो मशीन का यहाँ पे फोटोग्राफ दिखाया हुआ है। जो भी हमारे पास फिल्टर होते हैं तो बिफोर क्या कंडीशन थी, हम हर एक एंटिटी, हर एक डिस्प्ले या मशीन आइटम का बिफोर और आफ्टर का पिक्चोरियल व्यू से हम उसका विजुअल लेते हैं और बिफोर में हमारी क्या कंडीशन थी और आफ्टर में क्या कंडीशन है वो भी हम रिकॉर्ड में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चोरियल में दिखता है कि क्या कंडीशन है। जो पंप है तो पंप भी इनसाइड कैसे उस पर डस्टिंग हुआ है तो उसको भी क्लीन करके हम कैसे करते हैं वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी सारे सेकंड फेज में आता है कि एबनॉर्मल चीजें हमें मिलती है तो उसका भी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एबनॉर्मलिटी रजिस्टर किया हुआ है कि हमसे लोकेशन पे कौन से व्यक्ति ने आइडेंटिफाई किया कौन सी टाइप की एबनॉर्मलिटी है और कब उसका रिजोल्व करना है, कब रिजोल्व हुआ, ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं। और उसके लिए भी हमने टैगिंग सिस्टम डेवलप किया है, रेड और व्हाइट टैग। तो उसके हिसाब से जो भी हमें रिकॉर्ड में मिलता है, यहाँ पे एक एग्जांपल में आपको दिखा कि चिल्ड वाटर सप्लाई टैंक का बियरिंग इश्यू था, तो वहां पे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने वो एबनॉर्मल कंडीशन आइडेंटिफाई की, वहां पे टैग लगाया हुआ है। फिर कोई क्रिटिकल ऐसा प्रॉब्लम है एबनॉर्मल तो उसको रेड टैग से वहां पे दिखाते हैं, वो पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। ऐसे ही बिफोर में कंटामिनेशन तो रस्टिंग हुआ था कंडेंसिंग पंप में, तो वो भी यहाँ पे दिखाया। ऐसे बहुत सारे आपको पिक्चर व्यू में ऐसे दिखेंगे। पूरा प्लांट का भी हम कैसे किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पिक्चर में कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है, WTP प्लांट का वो दिखाया हुआ है।
फिर लेआउट हमें जो एमोनिया कंप्रेसर मशीन था, फ्लोरिंग भी हमें हर डिपार्टमेंट में कैसे करना, तो वो भी एक स्टैंडर्डाइज किया कि येलो मार्किंग हर जगह पे करना है। तो जो भी प्लांट या मशीन है उसको कैसे वॉकवे हमें कैसे डिफाइन करना है, तो सारे वॉकवे भी हमें ऐसे डिफाइन येलो मार्किंग से किए हुए हैं। फिर दूसरे ऐसे जो भी हमारे कूलर है उसको कैसे क्लीन करना है। साथ ही साथ जो ऐसा नहीं कि प्लांट में ही करना है, हमारे लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी में जो भी इक्विपमेंट है उसको कैसे स्टैंडर्डाइज वे में मार्किंग करके रखना है, हर एक इक्विपमेंट को, रिएजेंट को, वो भी बिफोर आफ्टर कंडीशन में आपको दिख रहे हैं। और साथ ही साथ हर एक जगह पे जो प्लांट के जोन है, पीपी इक्विपमेंट, जो सेफ्टी की बात की तो कैसे पीपी इक्विपमेंट यूज करने हैं, वो भी यहाँ पे आपको पिक्चर में कैसे काम किया हुआ है। हर एक पैकिंग मशीन एरिया है तो कैसे उसको फ्लोर मार्किंग से काम करना है, ये सारे पिक्चर में आपको दिखाया कि कैसे कैसे हमारे प्लांट में जो काम हुआ है, जैसे पैनल में भी इनसाइड में वायरिंग और उसका भी काम कैसे सिस्टमेटिक करना है, वो आपको यहाँ पे दिखना है। तो ये सारा चीज किया तो उसमें हमें क्या ओवरऑल इम्पैक्ट मिल रहा है। तो हमें जो क्लीनिंग का शेड्यूल पहले शेड्यूलिंग नहीं होता था, तो यहाँ पे सारा चीज वर्क शेड्यूल में क्लीनिंग का आता है। हर जगह आइडेंटिफाई और लेबलिंग किया हुआ नहीं था, वो हमें अभी आइडेंटिफाई और लेबलिंग करके मिल रहा है। हर एक चीज की एसओपी हमें स्टैंडर्डाइज करके मिल रही है। सारे सिंगल पॉइंट लेसन हमें यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। साथ ही साथ जो पिप का जो अरेंजमेंट मेरे कलीग ने बताया था, वो सारा पिप का अरेंजमेंट हमें प्लान पे और वर्क प्लेस पे मिल रहा है। छोटी छोटी एबनॉर्मल चीजें हमें आइडेंटिफाई होके मिल रही है। स्मॉल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट यहाँ से निकल के हो रहे हैं। काइजन जो पहले नहीं हो रहे थे, अभी काइजन भी बहुत सारे मिल रहे हैं। और जो एडिशनल रिसोर्स हमें कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमें आइडेंटिफाई होके हो रहे हैं। यहाँ से मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ, मैं कलीग्स को बोलता हूँ कि लास्ट पार्ट पे बताए। तो अभी जस्ट प्रेजेंटेशन हम 5 मिनट में हमारा खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। तो उसके हमें बेनिफिट क्या होता है, 7S से क्या क्या हुआ है बेनिफिट। तो हमारा जो एनवायरनमेंट रहता है, वर्क प्लेस रहता है, वो एकदम क्लीन रहता है, काम करने की मजा आती है, एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट होता है। और साथ में हमारा जो वेस्टेज है वो 7 वेस्ट है, उसमें भी हम आइडेंटिफाई होता है, उसका हम एलिमिनेट करते हैं। और साथ साथ में एक क्रिएट स्पेस भी होता है, जो बिन जरूरी चीजें निकल जाती है, एबनॉर्मलिटी बहुत सारी मिलती है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। और साथ साथ में हमें जो आइडेंटिफाई इश्यू इन फ्लो ऑफ द मटेरियल वो भी हम रिजॉल्व करते हैं। और साथ में हमारा सेफ्टी में भी बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जो मशीन का बोलते हैं अप टाइम या वही बोलते हैं सिक्स सिग्मा लेवल है, उसमें भी हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। और साथ साथ में हमारा क्वालिटी का जो है, क्वालिटी में जो डिविएशन होता है वो बहुत कम हो रहा है, उसमें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। और अभी जो एम्प्लॉय का एक मोरल है और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसमें बहुत सुधार मिलता है। इधर थोड़ा कुछ डेटा बताया, जैसे एबनॉर्मलिटी कितना हुआ है, तो अभी 13,000 एबनॉर्मलिटी हमने जैसे फाइंड आउट किया है, इसमें 12,000 से ज्यादा हमने उसको रिजोल्व भी कर दिया है। ठीक है, ऐसे काइजन भी बहुत सारे निकलते हैं, हर मंथ हमारा 3500 से ज्यादा काइजन भी अभी हो रहे हैं। और साथ में बोले तो हम कुछ केपीआई भी साथ में मेजर करते हैं, जैसे 818 केपीआई बनास डेयरी कर रही है, उसमें पहले हम 2020 में 337 कर रहे थे, अभी बढ़ के टोटल 818 से ज्यादा केपीआई कर रहे हैं। अक्रॉस बनास डेयरी में देखें तो बनास डेयरी जो मेन पालमपुर प्लांट है, इसमें 346 केपीआई है, इसमें से 139 केपीआई इंप्रूवमेंट या उसमें रिवाइज किया हुआ है केपीआई। और बाकी आउटसाइड भी हमारा जो प्लांट है उसमें केपीआई मेजर कर रहे हैं। और साथ साथ में हमने बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। रिसेंटली अजी बड़ौदा QCFI में हमारा 14 टीम पार्ट हुई थी, तो 14 टीमों को गोल्ड अवार्ड मिला है। और दिल्ली CII में भी गई थी, तो उसमें भी हमारी बहुत सारी टीमों को हर साल ऐसे अभी अवार्ड मिलते जा रहे हैं। रिसेंटली अभी हमारा जो बेंगलोर में QCFI समिट है उसमें भी 6 टीम गई थी, उनको अवार्ड मिला है, गोल्ड अवार्ड। और अभी रिसेंटली जस्ट चाइना में हमारा पार्टिसिपेट इंटरनेशनल पे हुआ था एज अ टीम, तो उनको भी अवार्ड, गोल्ड अवार्ड मिला है। और ऐसे हमारे इंटरनल अवार्ड भी हम कंटिन्यूस एज ए रिवॉर्डिंग सिस्टम है तो उसमें देते हैं। तो उसमें ओवरऑल बेनिफिट की हम बात करें तो हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, एनालिटिक टूल्स लोग यूज करने लगे, एक सिनर्जी क्रिएट हुआ है, टीम वर्क क्रिएट हुआ है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ा है, लोगों का जो बिहेवियर थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत चेंजेस हुआ है। और साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है 7S कैन डू जो बोलते हैं, तो उसमें अपनी आदमी बात रख सकता है। तो दिस इज द आवर चॉइस है कि पहला ऐसा होता है कि पीपल थ्रो द ट्रस्ट अराउंड एंड नो वन कैन क्लीन अप्स। दूसरा ये होता है लोगों का कल्चर कि पीपल थ्रो ट्रस्ट अराउंड एंड समवन एल्स पिक अप इट अप, ये लोग सोचते हैं।
पर ऐसा नहीं होना चाहिए. नो वन थ्रो, कोई नहीं फेंकेगा ट्रस्ट अराउंड, एंड एवरीवन वर्क्स टू कीप थिंग क्लीन. तभी ये जाके हमारा जो गोल है, विजन है, वो अचीव होगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर, अशोक सर और अश्विन सर. आपने बहुत ही डिटेल में हमें 5S और बनास के यूनिक कंट्रीब्यूशन, सेफ्टी और स्पिरिट एस्पेक्ट्स के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में बताया. और कैंडो मार्किंग सिस्टम, मीटर मार्किंग सिस्टम, जिसमें आप एंटिटीज के ऊपर 17 पैरामीटर्स के ऊपर आप कांस्टेंट इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग करते हैं, डिस्प्ले मशीन. और इससे जो अभी आपके न्यूमरस बेनिफिट्स जो अभी बनास डेयरी को हो रही है और आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. तो इट वाज रियली मोटिवेशनल फॉर ईच ऑफ अस सर. थैंक यू सो मच.